स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। और उसके साथ साथ ही आपका 2021 में भी स्वागत है। और इसी के साथ साथ ही हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस जो थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर थी, उसको भी हम साथ साथ में चलाएंगे। और इसके साथ साथ हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स को जो है वो भी चलाएंगे साथ साथ में, जिससे कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स को भी स्टडी करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो है कई सारे जो थ्योरीज हैं वो हम स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी जाती हैं। और उन थ्योरीज का जो बेस है वो हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। तो किसी भी चीज़ की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति है वो इतिहास में बहुत ही पहले हो चुकी है, पर इसमें हम जो है मर्केंटलिज्म से इसका अध्ययन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मर्केंटलिज्म है वो इकोनॉमिक्स का बेसिक माना जाता है। और इसकी जो फीचर है इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो हम इसको मर्केंटलिज्म को जो है वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का बेसिक मानते हैं। तो जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है वो जो है विभिन्न जो थिंकर हैं उनके बारे में हमें बताता है, और जो उन थिंकर्स के द्वारा थ्योरीज दी गई इकोनॉमिक्स में उसको जो है हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में स्टडी करते हैं। तो ये जो था वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का जो है वो बैकग्राउंड था। अब हम मर्केंटलिज्म से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो मर्केंटलिज्म जो था वो 16वीं से लेकर जो 18वीं शताब्दी थी या फिर जो सेंचुरी थी उसके बीच में जो था वो पाया जाता था। और ये जो सिस्टम था वो यूरोप में प्रचलित था उस टाइम पे। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मर्केंटलिज्म का प्रभाव पाया जाता था 16 से 18 सेंचुरी के बीच में। और जो मर्केंटलिज्म था इसको विभिन्न जो देश थे उनमें विभिन्न नामों से जाना जाता था। जो मर्केंटलिज्म शब्द है ये क्यों यूज किया गया है यहाँ पर? मर्केंटलिज्म शब्द का जो अर्थ है वो होता है कि जो फ्री ट्रेड है या फिर जो कॉमर्स सेक्टर है उसको डेवलप करना, या फिर जो ट्रेड है ट्रेड करके अपने देश की जो पूंजी है उसमें वृद्धि करना। तो यही सारे जो सिस्टम थे वो मर्केंटलिज्म में आते थे, और इसी के कारण इसको जो था वो मर्केंटलिज्म का नाम दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न कंट्रीज में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे कि इंग्लैंड में इसको कमर्शियल सिस्टम से जाना जाता था या फिर मर्केंटलाइज सिस्टम से जाना जाता था, क्योंकि ये जो सिस्टम था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस कॉमर्स एंड फ्री ट्रेड को देता था। इसी वजह से जो था इसको जो है वो कमर्शियलाइज सिस्टम कहा जाता था। मर्केंटलिज्म को रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम भी कहा जाता था। रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम इसलिए, जैसा कि आप नाम से ही इसके समझ सकते हैं, कि बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन थी ट्रेड पे वो लगाई जाती थी उस समय पर। और उसके साथ साथ जो कॉमर्स सेक्टर था उसमें बहुत सारी रेगुलेशंस थी, तो इसीलिए इसको जो है रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम भी कहा जाता था। जो मर्केंटलिस्ट थिंकर्स थे वो जो थे एक ग्रुप में नहीं थे। इट मीन्स कि जो एक थिंकर का ग्रुप होता है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एक थिंकर का जो ग्रुप है वो डेवलप होता है, वो नहीं थे। मर्केंटलिस्ट बेसिकली कौन थे? जो उस समय के बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और डिफरेंट कंट्रीज के जो डिफरेंट बिजनेसमैन थे उनकी जो थ्योरीज दी गई बाद में उनको जो है जो कि ट्रेड से संबंधित थी। उनकी जो थ्योरीज थी वो ट्रेड से संबंधित थी और जो व्यापार था उस समय का उससे संबंधित थी। इसलिए बाद में जो इनकी थिंकिंग है उनको कलेक्ट करके इनको जो है मर्केंटलिस्ट जो थिंकर थे उनका नाम दे दिया गया, और उनके जो ग्रुप है उनमें शामिल कर लिया गया था। जो उस समय के बिजनेसमैन थे और जो मर्चेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके द्वारा लिखे गए जो कुछ एक पेपर थे जो कि बाद में जो इकोनॉमिस्ट थे उनको मिले, और फिर बाद में उन्होंने एनालाइज किया और उनको जो है उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट थे वो मिले, और जो फ्री ट्रेड या फिर जो ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश के लिए उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी। तो इसी को ही जब उन्होंने
इकट्ठा किया और उसमें उन्होंने देखा कि इसमें जो है एक यूनिफॉर्मेलिटी पाई जाती है, मतलब उसमें एक यूनिफॉर्म मोशन का जो एक इंफॉर्मेशन है वो थी। तो इसीलिए ये इनको जो है मर्केंटलिस्ट की जो कैटेगरी है उसमें डाल दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मर्केंटलिस्ट थे वो जो था एक बिजनेसमैन और मर्चेंट्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर इत्यादि थे, उनका एक ग्रुप था जो कि बेसिकली यूरोप में होते थे। तो इसके बाद वो यूरोप की जो मेन कंट्रीज थी उस समय की, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, इसमें ये बेसिक रूप से होते थे, या फिर जो मान लीजिए कि इन कंट्रीज में जो था उनका एक बेस था। तो इन्हीं कंट्रीज से वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे। इसके अलावा बाद में ये जो थे वो और कंट्रीज में भी फैलने लगे, जैसे कि रशिया, स्पेन एंड स्कॉटलैंड वगैरह में। मर्केंटलिज्म को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जो इनकी बेसिक फीचर्स थी उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इनकी जो बेसिक फीचर्स थी वो बेसिकली जो थी वो धन संबंधित थी, या फिर ट्रेड संबंधित थी, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के बीच में जो संबंध है उनसे संबंधित थी। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो मर्केंटलिज्म की फर्स्ट फीचर है वो है वेल्थ से रिगार्डिंग, वेल्थ को जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट मानते थे। तो जो मर्केंटलिस्ट थे वो जो थे एक कंट्री को उस समय स्ट्रॉन्ग मानते थे जब उस कंट्री के पास जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ पाया जाता था, और जब वो वेल्थ जो है प्रीशियस मेटल के रूप में होता था लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उस समय जो थी वो कंट्री और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। और इसी से ही जो कंट्री की स्ट्रेंथ थी वो पता चलती थी। जब एक कंट्री के पास जो है अमाउंट ऑफ मेटल या फिर अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जितनी ज़्यादा है वो उतने ही ज़्यादा कंट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर का या फिर जो प्रीशियस मेटल थे उनका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा माना है। मर्केंटलिस्ट मानते थे कि जिन कंट्रीज के पास वेल्थ है जो कि इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड में हो, जो वेल्थ गोल्ड की फॉर्म में हो, वो जो कंट्री है वो ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। तो जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड या फिर जो धन है वो होगा, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए जो मर्केंटलिस्ट थे उन्होंने एक स्लोगन दिया था दैट मोर गोल्ड, मोर वेल्थ एंड मोर पावर। और उनका मानना था कि एक कंट्री के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो रिच होगी, और जो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो धन के जो है वो चारों तरफ घूमती हैं। सिर्फ वेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो एक कंट्री को इकोनॉमिक एफिशिएंट बना सकती है। सेकंड फीचर है ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो जो मर्केंटलिस्ट की थ्योरीज थी जो कि फॉरेन ट्रेड को लेकर थी, उनकी जो थ्योरीज थी उनको जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड थ्योरीज भी कहा जाता है। सो ये जो थ्योरी उनके द्वारा दी गई थी ये एकमात्र रास्ता था कि वो एक बड़ी मात्रा में जो प्रीशियस मेटल था उनकी जो कलेक्शन है अपनी कंट्री के लिए वो कर सके, और फॉरेन ट्रेड ही एक ऐसा रास्ता था जिससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको जो है वो कलेक्ट कर सकते थे। तो ये उनका मानना था। उनका मानना था कि जिन जिन कंट्रीज के पास जो है वो गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस हैं वो नहीं है, या फिर जो खदानें हैं गोल्ड और सिल्वर की वो नहीं है, वो कंट्री जो है फॉरेन ट्रेड करके रिच बन सकती है। और फॉरेन ट्रेड करके वो जितना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करेगी वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा रिच होगी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो मर्केंटलिस्ट थे उनका मानना था कि जो एक कंट्री के जो एक्सपोर्ट हैं वो जो है ऑलवेज ज्यादा होने चाहिए उस कंट्री के द्वारा किए गए इंपोर्ट से। सो इसके अकॉर्डिंग जो थे वो एक्सपोर्ट थे वो ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब है कि कंट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे और कम से कम जो है वो चीजें इंपोर्ट करे, ताकि जो है उनके पास जो उनकी वेल्थ है वो स्टोर हो सके। तो इसका सीधा साधा तात्पर्य ये हुआ कि जो मर्केंटलिस्ट थे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवर करते थे,
और उन बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है, जब जो किसी कंट्री के एक्सपोर्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब एक कंट्री जो है अपने आप को जितना ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा सके वो उतना ज्यादा कोशिश करती है एक्सपोर्ट करने की, और इंपोर्ट जो है उसके कम हो। तो इसलिए जो थे मर्केंटालिस्ट जो थे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को जो है वो फेवर करते थे, इसलिए जो थे वो एक्सपोर्ट को जो है वो इनकरेज करते थे और इंपोर्ट को जो है वो डिस्करेज करते थे। इसीलिए जो मर्केंटालिस्ट थे वो एक्सपोर्ट जो है उनको ज्यादा, जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और इंपोर्ट जो है वो कम से कम होने चाहिए, इसको जो है वो फेवर करते थे, ताकि जो इसके द्वारा आने वाला जो इनकम है या फिर इसके द्वारा जो आने वाली इनकम है वो जो है गोल्ड और सिल्वर के रूप में ज्यादा से ज्यादा आए। इसी कारणवश जो थे वो जितने भी एक्सपोर्टर थे उनको जो है क्लोज फ्रेंड माना जाता था एक किसी एक स्टेट का, और जो इंपोर्टर होते थे उनको जो है एनिमी माना जाता था। तो एक नेशन की जो इनकम थी उसको मैक्सिमाइजेशन करने का या फिर जो उनके प्रॉफिट थे उनको मैक्सिमाइज करने का मर्केंटालिस्ट ने यही सुझाव दिया कि जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन के साथ जो संबंध है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ताकि जो एक पर्टिकुलर कंट्री है उसके जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और उससे जो उनकी इनकम है वो प्रीशियस मेटल के रूप में आ सके, जो कि गोल्ड और सिल्वर थे। थर्ड मर्केंटालिस्ट की जो फीचर है वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो जो मर्केंटालिस्ट थे वो कॉमर्स और इंडस्ट्री को जो है वो नेशनल इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते थे। उनका मानना था कि जो नेशनल इकोनॉमी है वो कॉमर्स और ट्रेड से जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली चल सकती है। वो चाहते थे कि जो एक देश की जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी है वो जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स के द्वारा जो है वो रेगुलेट की जा सकती है। सिर्फ इंडस्ट्री और जो कॉमर्स ऐसे सेक्टर हैं जिनके द्वारा जो है एक नेशन की जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट हो सकता है। उनका मानना था कि जो कॉमर्स और ट्रेड है और जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये जो है एक इकोनॉमी का मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है, और ये जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो एम्प्लॉयड करता है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अनप्रोडक्टिव है या फिर जो कम प्रोडक्टिव है, इसको हम लीस्ट प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं। तो उनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें भागीदार नहीं होता है, और इस सेक्टर में जो है लोग एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने अनप्रोडक्टिव माना है। और नेक्स्ट पॉइंट में वो मानते थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो जो है कॉमर्स के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। सो इसी कारण से जो था उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है वहां की उनको जो है इन पर ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। जो कॉमर्स सेक्टर है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इस पर जो है गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट को कम अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि जो उनका मानना था कि जो ज्यादा प्रॉफिट है उनको जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज सेक्टर से ही मिलता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मर्केंटालिस्ट थे वो एग्रीकल्चर को जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे, और वो मानते थे कि जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो देश की जो प्रोडक्शन है या फिर जो देश की नेशनल इनकम है उसको जनरेट करने में अपनी कोई भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती है, और ये जो है किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है। इसीलिए जो मर्केंटालिस्ट थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो क्रिटिसाइज करते थे, और वो मानते थे कि जो एग्रीकल्चर है वो जो है कम प्रोडक्टिव होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर से या फिर कॉमर्स सेक्टर से। फोर्थ मर्केंटालिस्ट की जो फीचर है वो है रोल ऑफ पॉपुलेशन। मर्केंटालिस्ट मानते थे कि जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो जो है एक देश के लिए मिलिट्री के रूप में काम करती है और एक देश को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, और एक जो पॉपुलेशन है वो जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है एक कंट्री की उसको भी इंक्रीज करती है। सो जो पॉपुलेशन है उसको जो है ये पॉजिटिव रूप से मानते थे कि वो जो है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वो कंट्री के लिए जो है वो ठीक है।
मर्केंटलिस्ट का मानना था कि जो पॉपुलेशन है वो जितनी ज़्यादा होगी वो एक कंट्री के लिए जो है वो फायदेमंद है। वो इसलिए क्योंकि जो पॉपुलेशन है या फिर जो काम पर लगाई जाने वाली लेबर है वो जो है कम से कम जितनी ज़्यादा अब लेबर होगी उतनी ही कम उनकी जो है वो वेजेस होंगी। तो कम वेजेस पर जो है हर कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो लेबर को हायर करना चाहता है। तो जितनी ज़्यादा लेबर होगी वो उतनी ज़्यादा उनको कम वेजेस देंगे। और जो है इसके कारण क्या होगा कि लेबर की जो सप्लाई है वो एबोडेंट होगी, मतलब वो कभी भी कम नहीं होगी। कभी भी जो इंसान है वो काम करने के लिए कम नहीं पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हमेशा ही कम रहेगी। और इसी से जो है एक जो कंपनी है या फिर जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट में रहेगा। और अगर वो प्रॉफिट में रहा तो एक कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चली जाएगी। इसलिए जो मर्केंटलिस्ट थे वो पॉपुलेशन को अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा मानते थे। फिफ्थ जो मर्केंटलिस्ट की फीचर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो मर्केंटलिस्ट थे वो सभी के सभी जितने भी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज उनकी कंट्री में थे उनको यूज करना चाहते थे ताकि जो है वो अपनी प्रोडक्शन को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकें। और इससे जो है उनकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेंगे और इम्पोर्ट जो है वो कम होंगे। तो इसी के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर को एज अ नेचुरल रिसोर्स इम्पोर्टेंट माना है ताकि वो जो है फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब एग्रीकल्चर जो है वो फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी तो इसीलिए जो है इन्होंने इसको नेचुरल रिसोर्सेज में इम्पोर्टेंट माना है। अदरवाइज जो प्रोडक्टिव केस में है, जो एक कंट्री के लिए प्रोडक्शन का केस आता है, तो उसके लिए इन्होंने एग्रीकल्चर को इनएफिशिएंट माना है। और रॉ मटेरियल की जो जरूरत थी उसको फुलफिल करने के लिए कॉलोनीज को डेवलप किया गया ताकि वो जो है रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो इंडस्ट्री को कर सके। और जो कॉलोनीज थी वो जो है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ जो है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट या फिर जो इंपोर्ट थी वो नहीं कर सकती थी। जो उनके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल होता था वो उनको डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी किसी दूसरी कंट्री को। इसके लिए जो उस देश की जो या फिर वो देश है या फिर उस देश की जो मेन हेड है या फिर जो वो देश है जहां पर वो कॉलोनीज बसी हुई हैं, सिर्फ वही जो है वो एक्सपोर्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सकती थी। जो सिक्स फीचर है वो है वेज एंड रेंट। जो मर्केंटलिस्ट थे उन्होंने सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी वही डिस्कस की थी और जो वेज एंड रेंट की जो इम्पोर्टेंस थी वो उन्होंने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उन्होंने जो है उनको अपनी थ्योरी में डिस्कस नहीं किया है। उन्होंने नहीं बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को जो है वो एनालाइज किया है। इसलिए जो है वेज एंड रेंट जो है उन पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला है। 7 जो इसकी फीचर है वो है इंटरेस्ट। जो सर थॉमस मन है वो जो है फेमस मर्केंटलिस्ट के जो राइटर हैं वो माने जाते हैं। और जो इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने बात कही, उनका मानना था कि जो लोन है वो जो है एक हेल्पफुल टूल जो है वो पुअर के लिए साबित होता है। जो मर्चेंट्स जो होते हैं पुअर और यंग होते हैं, जो व्यापारी पुअर और यंग होते हैं वो जो है लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ये जो बिजनेस है वो देश के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए जो है लोन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है पॉपुलेशन को ले जाते हैं। और जो थॉमस मन के जो फॉलोवर्स थे और जो थॉमस मन थे उनका मानना था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई या फिर लो, दोनों स्थितियों में या फिर वो हाई हो या फिर लो हो, वो चीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल जो कंडीशन है उस समय की एक कंट्री की उस पर डिपेंड होना चाहिए। जिस तरह की इंडस्ट्रियल कंडीशन होंगी उसी तरह से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाए। 8 दिन की जो फीचर है वो है टैक्सेशन। जो टैक्सेशन है वो मर्केंटलिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और इनके जो व्यूज हैं टैक्सेशन पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसीलिए है क्योंकि जो इनके वेज हैं टैक्सेशन कलेक्ट करने के वो जो थे वो साइंटिफिक थे और उनके अकॉर्डिंग जो था एक मल्टीपल टैक्स सिस्टम जो है वो एक कंट्री में होना चाहिए। और
कंट्री का जो जितना भी प्रॉफिट है, जिसको जिस हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है वो उस हिसाब से ही टैक्स पे करें। मतलब कि एक हाई रिटर्न्स पाने वाला जो एंटरप्रेन्योर है उस पर जो है हाई रेट ऑफ टैक्सेशन लगना चाहिए। तो जिस तरह से जो एंटरप्रेन्योर है उनका जो प्रॉफिट लेवल है उसी हिसाब से जो है उसको टैक्स लगना चाहिए। तो इसी को जो है हम मल्टीपल टैक्स सिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए मर्केंटलिस्ट के अनुसार जो टैक्सेशन सिस्टम है वो मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। जो 9th इसकी फीचर है वो है थ्योरी ऑफ वैल्यू। मर्केंटलिस्ट ने वैल्यू को जो है वो प्राइस से अलग कंसीडर किया है। मर्केंटलिस्ट के अनुसार जो किसी कमोडिटी की नॉर्मल वैल्यू है वो जो है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करती है। मर्केंटलिस्ट का जो 10th कैरेक्टरिस्टिक है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मर्केंटलिस्ट ने इम्पोर्टेंट जो उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे वो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को माना, वो थे लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और इसमें जो थे उन्होंने लेबर को जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना और उनका मानना था कि जो फूड की जो समस्या है या फिर सभी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड की जो समस्या है वो सिर्फ लेबर ही कर सकता है, जो कि एग्रीकल्चर की जो वेस्ट लैंड है उसको जो है वो प्रोडक्टिव लैंड में बदले और उससे जो है वो फूड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। नेक्स्ट इसकी फीचर है जो कि 11th फीचर है वो है कमर्शियल रेगुलेशन। मर्केंटलिस्ट जो थे वो मानते थे कि जो कमर्शियल रेगुलेशन है वो किसी कंट्री की जो वेलफेयर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सोशल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज भी कमर्शियल रेगुलेशन से किया जा सकता है। कमर्शियल लॉस जो थे वो पास किए गए थे इसके लिए क्योंकि वो जो थे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो जो इंपोर्ट था, कोई भी इंपोर्ट था, चाहे वो फूड का इंपोर्ट था या फिर जो कोई भी रॉ मटेरियल था, उनकी जो इंपोर्ट था उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और क्योंकि जो इंपोर्ट था रॉ मटेरियल का वो जो था इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट थी वो सिर्फ एक्सपोर्ट से ही हो सकती थी, इनका ये मानना था। और जो इंपोर्ट है वो कंट्री के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है वो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और जो मर्केंटलिस्ट थे इन्होंने एक्सपोर्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया। जो चीज़ें एक्सपोर्ट करने लायक थी, जो चीज़ें दूसरों के पास नहीं थी, उनको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इससे जो थी उनके एक्सपोर्ट जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे और इसी टेक्निक से उनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवरेबल हो सकता था। 12th फीचर है इसकी रोल ऑफ द स्टेट। जो मर्केंटलिस्ट थे वो स्टेट के रोल को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की वो जो है वो सुप्रीम है। उनका मानना था कि जो स्टेट है वो सुप्रीम पावर है और वही जो पावर है जो पीपल है वहां के उसकी जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल कर सकती है। और जो स्टेट है वो मास्टर है और उसके जो सिटीजन्स हैं और उसके जो सर्वेंट्स हैं उनका जो है वो रेगुलेट या फिर उन पर जो है वो कंट्रोल कर सकती है। मर्केंटलिस्ट का मानना था कि जो स्टेट इंटरवेंशन है वो बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोगों की जो समस्याएं हैं या फिर जो सोसाइटी की समस्याएं हैं वो सॉल्व की जाएं। इसके लिए जो है वो स्टेट इंटरवेंशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मर्केंटलिस्ट थे इन्होंने स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए भी बताई क्योंकि जो वॉर वगैरह की स्थिति आ जाती है उससे जो है एक स्टेट ही जो है वो एक नेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसलिए भी जो स्टेट का रोल है इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया है। ये सारी जो थी वो मर्केंटलिज्म की जो थी वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते इनको जो है वो मर्केंटलिज्म की जो ग्रुप है उसमें शामिल किया गया क्योंकि जो इनका मेन रुझान था वो था इंडस्ट्रियल या फिर ट्रेड को जो था वो बढ़ावा देना। तो अब हम इसकी जो क्रिटिसिज्म है कुछ एक उस पर ध्यान देंगे और उस पर टिप्पणी करेंगे और इसमें देखेंगे कि उनको किस किस पॉइंट पर जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था।
जो थ्योरीज मर्केंटलिस्ट के द्वारा दी गई थी, जो कि फ्री ट्रेड की थ्योरीज थी, और सिर्फ यही था कि जो आपके जो इंपोर्ट हैं वो जो है वो कम होने चाहिए और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। इस तरह की जो थ्योरीज उन्होंने दी वो कई राइटर्स के द्वारा क्रिटिसाइज की गई, क्योंकि अगर आप किसी देश के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको इंपोर्ट भी करने देते हैं, अगर आपने उनको एक्सपोर्ट करनी है कोई चीज तो वो आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो इसके बदले में कोई दूसरी चीज जो है आपको ऑब्वियसली इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इससे अगर आप उस कंट्री को जो है या फिर उस कंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आपके जो संबंध है उस कंट्री से वो ठीक नहीं रहेंगे। तो इस बेसिस पर जो है मर्केंटलिस्ट जो थे इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। मर्केंटलिज्म का जो क्रिटिसिज्म था वो बेसिकली 17th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था, जब इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ और इनके द्वारा दी गई थ्योरीज थी वो जो थी प्रूफ नहीं हो पा रही थी, और इनकी जो थ्योरीज थी वो कंट्री के जो वेलफेयर था उसके फेवर में नहीं थी। तो तब से ही इनका जो क्रिटिसिज्म है वो स्टार्ट हो गया था। इनका जो क्रिटिसिज्म है वो फ्रांस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि फ्रांस के जो इकोनॉमिस्ट थे और जो इकोनॉमिक थिंकर थे उस समय के, उन्होंने पाया कि जो इनकी द्वारा दी गई थ्योरीज थी वो जो थी एक देश के लिए फेवरेबल नहीं थी। तो इसी से ही उनका जो क्रिटिसिज्म है उसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस आ गई थी। और जैसे जैसे 18th सेंचुरी आई तो मर्केंटलिस्ट की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा कम होने लग पड़ी थी, क्योंकि जो एडम स्मिथ के द्वारा उनकी बुक पब्लिश की गई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वो छपी थी। तो इस बुक के चलते इनका बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो मर्केंटलिस्ट का जो उद्भव था वो 18th सेंचुरी तक आते आते जो था वो खत्म होने लगा था। मर्केंटलिस्ट का जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ वो था उनकी पॉलिसी थी जो कि फॉरेन ट्रेड को लेकर थी, और उनका मानना था कि जो इंपोर्ट हैं वो कम से कम होने चाहिए और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो इसी थ्योरी को जो मद्देनजर रखते हुए मर्केंटलिस्ट को जो था वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था विभिन्न जो इकोनॉमिक थिंकर थे उनके द्वारा, क्योंकि इनकी जो ये पॉलिसी थी वो एक कंट्री की जो डेवलपमेंट के लिए जो थी वो लॉन्ग रन में फेवरेबल नहीं थी। ये शॉर्ट रन में जो है वो काम कर सकती थी, बट आने वाले कई दशकों में या कई सालों के लिए ये जो थी वो फेवरेबल नहीं थी। सो आई होप आपको ये मर्केंटलिज्म के बारे में जो मेन पॉइंट्स थे और जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपको समझ आई होंगी, और बेसिकली जो मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और ये स्प्रेड कैसे कैसे हुआ आगे ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको फिर से समझा दूंगी आपको, वैसे तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।